हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको पढ़ाएंगे। और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में हूबहू लड़ेगा, 100% लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो ये 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको एकदम घोल के पी जाना है और इस क्लास को आपको शुरू से लेके अंत तक देखना है, ताकि जो भी हम आपको पढ़ाएं और आपको याद हो जाए। तो अब अगर आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखिए तो ये 100 के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको इसी क्लास में याद भी हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम किताब का निचोड़ प्रश्न है, चुन चुन के लाया गया ये प्रश्न है। और जो भी बच्चे इस क्लास को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को, ये सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब वाले बटन को दबाइएगा यहां पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को आपको दबाना है और ये आपको ऑल पे कर लेना है। ऑल पे करिएगा तो ये जो घंटी है इस प्रकार से हो जाएगा और जब भी हम यहां पे क्लास लेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। उस नोटिफिकेशन पे आप लोग क्लिक करके सीधे आप लोग हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी क्लास होता है उसका लिंक डाला जाता है। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए। इस प्रकार का लिंक जाएगा और ये लिंक दबा के आपको ज्वाइन हो जाना है। लड़के हैं तो ये वाले लिंक, और लड़की हैं तो व्हाट्सएप चैनल आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए क्लास को हम यहां पे शुरू करते हैं। पहला नंबर जो प्रश्न है वो है कि वाणी कब 20 के समान हो जाता है। वाणी का मतलब होता है बोली और 20 का मतलब होता है जहर, यानी जो हमारा बोली है ये जहर के समान हो जाता है। यानी कब हमारा जो बोली है वो जहर के समान हो जाता है। तो बोलने से पहले अगर हम राम का नाम नहीं लेते हैं तो हमारा जो वाणी है यानी जो बोली है ये 20 के समान हो जाता है। तो जब भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछेगा कि वाणी कब 20 के समान हो जाता है तो आप लोग याद रखिएगा राम नाम के बिना। अगर बोलने से पहले राम का नाम नहीं लिया जाएगा तो जो बोली है वो 20 के समान हो जाएगा, अर्थात जहर के समान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मथुरा और वृंदावन पे धावा किसने बोला। धावा बोलने का मतलब होता है आक्रमण करना। तो मथुरा और वृंदावन पे बाबू धावा कौन बोला था, तो आप लोग याद रखिएगा नादिर शाह के सिपाहियों ने या सैनिकों ने। जो नादिर शाह के सैनिक हैं वो दिल्ली पे आक्रमण करते हैं, दिल्ली को जीतते हैं और दिल्ली के बाद ये आते हैं मथुरा और वृंदावन पे धावा बोलते हैं। और यहां पे मिलते हैं जो घानानंद हैं, जो मोहम्मद शाह रंगीला के पीर मुर्शिद हैं, वो मिलते हैं और इनका ये क्या करते हैं, जो नादिर शाह के सिपाही हैं वो वध कर देते हैं घानानंद का। तो आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में कि मथुरा और वृंदावन पे धावा किसने बोला, तो नादिर शाह के सिपाहियों ने या नादिर शाह के सैनिकों ने, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए कि किसे प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा घानानंद को। घानानंद को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। और घानानंद को बाबू किसने मारा, तो नादिर शाह के सैनिकों ने मारा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि गुरु नानक अपना प्राण क्या कहते हुए त्याग दिए। तो गुरु नानक कौन है बाबू, सिखों के पहले गुरु हैं, सिख धर्म के संस्थापक हैं, आप लोग को याद रखना है। और जो गुरु नानक जी हैं वो अपना प्राण क्या कहते हुए त्याग दिए, तो आप लोग याद रखना है वाहे गुरु। वाहे गुरु, वाहे गुरु बोलते हुए अपना प्राण जो है इन्होंने त्याग दिया, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुजान सागर किसकी रचना है। बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है कि ये सुजान सागर बाबू किसने लिखा है। तो सुजान सागर बाबू किसने लिखा है, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए, एक है सुजान रसखान, तो सुजान जो रसखान है वो रसखान ने लिखा है, ठीक है। और जो सुजान सागर है वो लिखे हैं घानानंद, आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पे डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सो जाएगा। सुजान सागर किसने लिखा है, घानानंद ने लिखा है। और सुजान रसखान, अगर लास्ट में रसखान आएगा तो वो रसखान लिखे हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 100 के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको एकदम घोल के पी जाना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। अब यहां पे आपको बताना है कि कौन है जो मदन को एक घूसा मार दिया। तो मदन को एक घूसा कौन मारा था, तो आप लोग याद रखिएगा खोखा मारा था, ठीक है ना। खोखा का दूसरा नाम क्या है, तो कासू है। इसे भी आप लोग यहां पे याद रखिएगा। और मदन जो है फिर क्या करता है बाबू, खोखा के दांत तोड़ देता है। मदन एक घूसा मारता, खोखा एक घूसा मारता है मदन को, तो मदन क्या करता है बाबू, खोखा को एक फाइट मारता है और
खोखा का दो दांत जो है ना वो टूट जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो सीता के तीनों लड़के थे वो सीता को कितने रुपए माहवारी यानी महीना का खर्च देने का निर्णय लिया कि अब माँ को हम लोग क्या करेंगे, 50-50 रुपया महीना का खर्च देंगे और माँ जो है वो अलग बना के खाएगी। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया, तो 50-50 रुपया, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी आपको बताना है। तो सेन साहब की बाबू कितनी लड़कियां थी, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी और ये पांचों लड़कियां बाबू कैसी थी, सुशील थी, समझदार थी, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। और इनका नाम क्या है, तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पांचों नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहादुर का पूरा नाम क्या है। बहादुर क्या था बाबू, तो ये लेखक के घर का नौकर था बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का जो पूरा नाम था ये दिल बहादुर था। बहादुर का पूरा नाम क्या था बाबू, दिल बहादुर इसका नाम था। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि बहादुर कहां का रहने वाला है। तो बहादुर जो है बाबू ये कहां का रहने वाला था, तो ये नेपाल के रहने वाला था। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि बहादुर कहां से भागकर आया था, तो जो बहादुर था ना वो नेपाल से भागकर आया था, क्योंकि ये नेपाल का रहने वाला था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, रसखान ने चित चोर किसे कहा है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो रसखान है वो चित चोर, चित का मतलब होता है मन और चोर का मतलब होता है आप लोग जानते हैं चोरी करने वाला। तो चित चोर यानी मन के चुराने वाला किसे कहे हैं, तो जो रसखान है बाबू वो चित चोर यानी मन को चुराने वाले किसे बोले हैं, तो कृष्ण भगवान को बोले हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा कि जो कृष्ण भगवान हैं ये सभी लोगों के मनों को चुरा लेते हैं, इसीलिए इन्हें चित चोर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि जो रसखान हैं वो किनके परम भक्त हैं। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत आता है, तो रसखान बाबू किनके भक्त हैं, तो आपको याद रखना है भगवान कृष्ण के ये भक्त हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंगस कौन था। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वारेन हेस्टिंगस कौन था। तो वारेन हेस्टिंगस बाबू कौन था, भारत का गवर्नर जनरल था, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसी वारेन हेस्टिंगस को बनारस के पास एक घड़ा मिलता है जिसमें 172 दारिश नामक सोने के सिक्के मिलते हैं। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए कि वारेन हेस्टिंगस कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंगस को 172 दारिश नामक सोने के सिक्के कहां मिले थे, तो बनारस के पास। बनारस के पास कितने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे, तो 172। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म ननकाना साहब अब कहां है, यानी जो जहां जिस स्थान पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ है उस स्थान को हम लोग ननकाना साहब बोलते हैं। अब ननकाना साहब कहां पे है ये आपको बताना है। तो ननकाना साहब बाबू कहां पे है, तो पाकिस्तान में है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और गुरु नानक जी का जन्म किस गांव में हुआ था, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो गुरु नानक जी हैं इनका जन्म किस गांव में हुआ था, तो तलबंडी नामक गांव में हुआ था। और जिस स्थान पे यानी जिस जगह पे इनका जन्म हुआ था उसका नाम क्या है बाबू, ननकाना साहब। और ये सब कहां पे है बाबू, पाकिस्तान में है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसमें का एक एक क्वेश्चन बाबू एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम वायरल है, इसे एकदम आपको घोल के पी जाना, एकदम आप लोग याद रखिएगा अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया। तो भाई मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद कौन किए थे, तो जो जर्मनी के होंगे। जर्मनी के कौन है बाबू, तो आपको याद रखना है मैक्स मूलर। जो मैक्स मूलर है ये जर्मनी के विद्वान है। और मेघदूत बाबू किसका किताब है, तो आपको याद रखना है कालिदास का। कालिदास का जो मेघदूत का किताब है इसको जर्मन भाषा में अनुवाद किसने कराया था, तो मैक्स मूलर ने कराया था। ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था, यानी जो गुरु नानक जी थे यानी जो सिख धर्म के संस्थापक थे और सिखों के जो पहले गुरु थे गुरु नानक जी, इनकी पत्नी जी का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है सुलक्षणी, ठीक है ना। और इनके पिताजी का नाम क्या था, कालूचंद खत्री, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन सा था, यानी जो पुराने मनुष्य थे जो जंगल में रहते थे उनका मुख्य हथियार क्या था, तो उनका मुख्य हथियार क्या था बाबू, नाखून। वो अपने नाखून से ही किसी को मारते थे और चीड़-फाड़ करते थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि जो नाखून है ये किसका प्रतीक है, तो नाखून बाबू किसका प्रतीक है, तो जो नाखून है ये पशुता का प्रतीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा।
रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? सिद्ध होने का मतलब होता है वो मतलब ज्ञाता होना, यानी उसके बारे में विद्वान होना। तो रसखान जो है वो किस छंद में सिद्ध थे, यानी किसमें वो विद्वान थे? तो आपको याद रखना है सवैया छंद में। किसमें? तो सवैया छंद में आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि हिरोशिमा किस देश में है? अब जो हिरोशिमा है वो बाबू किस देश में है? तो हिरोशिमा आप लोग याद रखिएगा जापान में है। और इसी हिरोशिमा शहर पे बाबू परमाणु बम गिराया गया था, जिसमें लगभग 7 लाख लोग एक बार में मर गए थे। और हिरोशिमा पर परमाणु बम बाबू किसने गिराया? तो आप लोग याद रखिएगा अमेरिका ने। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि हिरोशिमा जो नगर है वो किस देश में है, हिरोशिमा शहर, तो ये जापान में है, ठीक है। और हिरोशिमा पे परमाणु बम किसने गिराया था? तो ये अमेरिका ने गिराया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि उगते सूरज का देश किसे कहते हैं? उगते सूरज यानी सबसे पहले सूर्य कहां पे निकलता है, किस देश पे सबसे पहले सूर्य का किरण पड़ता है, उसे हम लोग बोलते हैं उगते सूरज का देश। उगते सूरज का देश कौन सा है बाबू? जापान है। जापान में सबसे पहले बाबू सूर्य की किरण पड़ती है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी, यानी जो भारतीय संविधान बना है जिससे हमारा पूरा देश चलता है, उस संविधान का निर्माण करने में मुख्य भूमिका किसकी है? ये आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय संविधान किसने लिखा है। तो भारतीय संविधान किसने लिखा है बाबू? भीमराव अंबेडकर ने। इसे आप लोग याद रखिएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बाबा साहेब कहकर किन्हें पुकारा जाता है? तो बाबा साहेब कहकर बाबू किन्हें पुकारा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, गिरधर कौन था? यहां पे आपसे पूछा जा रहा है भाई गिरधर कौन था? तो गिरधर कौन थे बाबू? मदन के पिताजी थे, आपको पता होगा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और जो गिरधर थे ये सेन साहब की फैक्ट्री में काम करते थे। ये सेन साहब की फैक्ट्री में कौन सा काम करते थे? बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो ये सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करते थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विठल दास ने रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिया था? अब आपको बताना है कि किस ग्रंथ से हमें पता चलता है, किस काव्य से हमें पता चलता है कि जो गोस्वामी विठलनाथ हैं वो रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिए थे। कहां से हमें पता चलता है? तो आप लोग याद रखिएगा 252 बैष्णों की वार्ता, ठीक है ना। 252 बैष्णों की वार्ता से हमें पता चलता है कि जो गोस्वामी विठलनाथ हैं वो रसखान को क्या देते हैं? पुष्टि मार्ग की दीक्षा देते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? एक एक क्वेश्चन बाबू VVI है, एक एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि निर्लज अपराधी किसे कहा जाता है? तो निर्लज अपराधी, निर्लज यानी जिसमें लाज ना हो, ठीक है ना। तो निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? नाखून को कहा गया है, ठीक है। नाखून को निर्लज अपराधी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम लोग नाखून को काटते हैं फिर जम जाता है, नाखून को फिर काटते हैं फिर जम जाता है, यानी ये क्या है? निर्लज है। इसको हम लोग काट के हटाना चाहते हैं लेकिन ये नहीं हटना चाहते, ये बार बार जम जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसे निर्लज अपराधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मीर मुंशी समझकर किस कवि का वध हुआ? अब यहां पे आपको बताना है मीर मुंशी समझकर किसका वध हुआ, आपको बताना है। तो मीर मुंशी समझकर बाबू किसका वध हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा मीर मुंशी समझ के घानानंद का वध हुआ था। और जो घानानंद थे ये किसके बाबू मीर मुंशी थे? तो आप लोग याद रखिएगा ये मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। और इनको किसने मारा? घानानंद को बाबू किसने मारा? तो नादिर शाह के सैनिकों ने मारा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर कहां के विद्वान थे? जो मैक्स मूलर थे वो बाबू कहां के विद्वान थे? तो आपको पता ही है कि जो मैक्स मूलर हैं ये जर्मनी के विद्वान हैं। और मैक्स मूलर आप लोग याद रखिएगा ये संस्कृत के बहुत ही ज्यादा बड़े विद्वान थे। मैक्स मूलर का जन्म कहां पे हुआ था? ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो डेसाउ नामक शहर में, एक जर्मनी में शहर है डेसाउ, डेसाउ नामक शहर में हुआ था जर्मनी में, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए? बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो रसखान हैं ये किस राजवंश में उत्पन्न हुए? तो कवि रसखान जो है बाबू किस राजवंश में उत्पन्न हुए? तो आप लोग याद रखिएगा पठान राजवंश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कि रसखान दिल्ली से कहां चले गए? अब आपको बताना है कि जो रसखान है वो दिल्ली से कहां चले गए। तो रसखान बाबू दिल्ली से कहां चले गए? ब्रजभूमि चले गए, इसे आप लोग याद रखिएगा।
यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कबीर रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया? तो कबीर रस खान को बाबू पुष्टि मार्ग की दीक्षा कौन दिए थे? तो गोस्वामी विठलनाथ। और ये कहां पे लिखा है? तो 252 वैष्णव की वार्ता में। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि कबीर रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया था? तो गोस्वामी विठलनाथ ने। और ये कहां पे लिखा है? तो आप लोग याद रखिएगा 252 वैष्णव की वार्ता में। अगला क्वेश्चन है, दारिस क्या है? अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है भाई दारिस क्या है? तो दारिस क्या है बाबू? तो ये सोने का सिक्का है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जो बनारस के पास घड़ा में 172 जो पुराना एकदम सोने का सिक्का मिला था, वही क्या है? दारिस नामक सोने का सिक्का। तो जब भी क्वेश्चन आएगा दारिस क्या है, तो दारिस सोने का सिक्का है। बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा कि कितना दारिस नामक सोने का सिक्का मिला था, तो 172। और ये किसे मिला था? अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ दे कि दारिस नामक सोने का सिक्का किसे मिला था, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता यानी भगवान कौन है? तो जनतंत्र के देवता किसे बोला जाता है? किसान मजदूर। किसान उगाते हैं तो खाते हैं, और जो मजदूर होते हैं ये मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा ये दो आदमी जो है ना, ये जनतंत्र के देवता है, भगवान है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा किसान मजदूर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया? यानी मैक्स मूलर कितने साल के थे तो संस्कृत का पढ़ाई शुरू कर दिए थे? कहां से संस्कृत पढ़ाई शुरू किए थे? संस्कृत का पढ़ाई तो आप लोग याद रखिएगा वो विश्वविद्यालय का नाम लिपजिंग विश्वविद्यालय। मैक्स मूलर जो थे ये जब 18 साल के हुए तो लिपजिंग विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत का पढ़ाई शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहां पे पूछा जा रहा है कि मैक्स मूलर कितने साल के थे तो लिपजिंग विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत का पढ़ाई शुरू कर दिया? तो 18 वर्ष, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ देगा कि मैक्स मूलर किस विश्वविद्यालय से संस्कृत का पढ़ाई किए? तो विश्वविद्यालय का नाम आपको याद रखना है, लिपजिंग विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सिखों के पांचवें गुरु कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिखों के जो पांचवें गुरु हैं, तो सिखों के पांचवें गुरु कौन है? तो गुरु अर्जुन देव। जो गुरु अर्जुन देव हैं ये सिखों के पांचवें गुरु हैं। और सिखों के ये पांचवें गुरु बाबू हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जो सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक जी, इनके सारे उपदेशों को क्या किए थे? संग्रहित करके गुरु ग्रंथ साहब बनाए थे। आप लोग याद रखिएगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा सिखों के पांचवें गुरु कौन है, तो गुरु अर्जुन देव हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक अपना प्राण क्या कहते हुए त्यागे थे? तो गुरु नानक अपना प्राण वाहे गुरु बोलते हुए त्यागे थे। अगला क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव मुक्ति के पुरोधा यानी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे ना, ये दलित आदिवासियों को बहुत ही ज्यादा हेल्प किए थे। ठीक है ना, तो उन्हें मानव मुक्ति के पुरोधा कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, तो मानव मुक्ति के पुरोधा बाबू किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर। क्योंकि जितने भी दलित लोग थे उन पे बहुत ही अत्याचार हो रहा था, और उस अत्याचार से बाबू मुक्ति कौन दिलाए थे? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इसीलिए इन्हें मानव मुक्ति के पुरोधा कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक कौन थे? अब आपको यहां से पूछा जा रहा है कि भाई गुरु नानक कौन थे? तो गुरु नानक सिखों के पहले गुरु थे, सिख धर्म के संस्थापक थे। तो यहां पे लिखा गया है यहां पे सिखों के प्रथम गुरु, तो बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा कि गुरु नानक जी कौन थे? तो ये सिखों के पहले गुरु थे, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा जाति प्रथा। जो जाति प्रथा है ना, ये भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया गया था? तो सेनों के सिद्धांतों को किसने बदला था बाबू? यानी जो सेन साहब के घर में जो पुस्तों से जो सिद्धांत आ रहा था उसको कौन बदल दिया? तो आपको याद रखना है खोखा ने। खोखा के अनुसार जो सेन साहब के घर में जो सिद्धांत थे जो वर्षों से चला आ रहा था उसको कौन बदल दिया? खोखा ने बदल दिया, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि ने माली मालिन किसे कहा? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो राधा कृष्णा को। कृष्ण भगवान को माली और राधा जी को मालिन बोले हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था? यह भी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का झूठा आरोप लगा था, क्योंकि बहादुर पैसा नहीं चुराया था लेकिन इस पे आरोप लगा था। तो बहादुर पर कितने रुपए का आरोप लगा था बाबू चोरी का, तो 11 रुपए का लगा था। किसने लगाया था, तो लेखक के रिश्तेदार ने लगाया था, इसे आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि मंगू जन्म से ही थी, तो मंगू बाबू जन्म से ही कैसी थी, तो मंगू जन्म से ही पागल थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर कहां का रहने वाला था, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो बहादुर है वो कहां का रहने वाला था, तो बहादुर जो था बाबू वो नेपाल का रहने वाला था। बहादुर कहां का रहने वाला था, नेपाल का रहने वाला था। और बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, और इसी बहादुर पर बाबू चोरी का आरोप लगा था। कितने रुपए का आरोप लगा था, 11 रुपए का आरोप लगा था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि जो बहादुर है वो कहां से भाग कर आया था, तो बहादुर ये नेपाल से भाग कर आया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। हिंदी के आदि कवि कौन है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि हिंदी के आदि कवि कौन है, तो हिंदी के बाबू आदि कवि कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा सरहपाद। जो सरहपाद हैं ये हिंदी के आदि कवि हैं, और ये एक किताब लिखे हैं दोहा कोश। बोर्ड एग्जाम में आता है कि दोहा कोश किसने लिखा है, तो दोहा कोश किसने लिखा है बाबू, सरहपाद जी ने लिखा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। रंगपा था, अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई रंगपा कैसा था, तो रंगपा जो था ना बाबू ये जुआरी था, इसे आप लोग याद रखिएगा। जो रंगपा था ये जुआरी किस्म का व्यक्ति था, जुआ हुआ खेलता था, और ये मंगमा से कर्ज मांगता था। बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था, तो ये रंगपा मांग रहा था, इसे आप लोग याद रखिएगा। घनानंद कवि हैं, यानी जो घनानंद हैं ये किस युग के कवि हैं आपको बताना है। तो घनानंद बाबू किस कैसे कवि हैं, तो ये रीति मुक्त कवि हैं, आपको याद रखना है। बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है कि घनानंद बाबू कैसे कवि हैं, तो जो घनानंद हैं ये रीति मुक्त कवि हैं, आप लोग याद रखिएगा। नाखून किसका प्रतीक है आपको बताना है, यानी जो मनुष्य का नाखून है ये किसका प्रतीक है, तो मनुष्य का जो नाखून है ये पाश्विक वृत्ति का प्रतीक है, यानी ये दिखाता है कि मनुष्य भी एक दिन पशु था, ये भी जंगल में रहता था, ठीक है ना। तो ये जो नाखून है बाबू ये किसका निशानी है, यानी किसका प्रतीक है, तो ये पाश्विक वृत्ति यानी पशुता की निशानी है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 100 क्वेश्चन बाबू हम आपको पढ़ा रहे हैं, और ये 100 के 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो इस क्लास को आप लोग एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है ललित निबंध, इसमें से आपको बताना है भाई ललित निबंध कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये एक ललित निबंध है, और ये भी क्वेश्चन आता है लेखक से किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लेखक से बाबू किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लेखक की छोटी बेटी ने पूछा था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सेन साहब की कार की कीमत है, भाई सेन साहब की जो कार थी उसकी कीमत क्या थी आपको बताना है। तो सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी, तो सेन साहब की जो कार की कीमत थी वो 7,500 थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए कि सेन साहब की जो कार की कीमत थी वो 7,500 रुपया था, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेन साहब की जो कार थी वो किस रंग की थी, तो सेन साहब की जो कार थी वो काला रंग की थी, इसे आप लोग याद रखिएगा, और इसका नाम क्या था, एस्ट्रीमल एंड, कार का नाम था एस्ट्रीमल एंड। अगला क्वेश्चन है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ, यानी जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं इनका जन्म किस राज्य में हुआ, तो आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस गांव में हुआ, तो महू गांव में हुआ, इसे आप लोग याद रखिएगा। और किस परिवार में हुआ, तो एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि लक्ष्मी के पति डैश में नौकरी करता था। लक्ष्मी का पति जो है ना वो डैश में नौकरी करता था, यानी कहां पे नौकरी करता था, यहां पे डैश छूट गया है। तो लक्ष्मी के पति डैश में नौकरी करते थे, यानी कहां नौकरी करते थे, तो लक्ष्मी के पति कलकत्ता में नौकरी करते थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। और लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है, तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था, इसे आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है खोखा के दांत किसने तोड़े, तो भाई खोखा का दांत कौन तोड़ा था, तो खोखा के दांत तोड़े थे, आप लोग याद रखिएगा। खोखा के दांत किसने तोड़े, तो आप लोग याद रखिएगा मदन ने। खोखा का दांत किसने तोड़ा, मदन ने। और खोखा के कितने दांत मदन ने तोड़ा, तो मदन ने खोखा का कितना दांत तोड़ा, तो आप लोग याद रखिएगा 2 दांत। बोर्ड एग्जाम में आता है कि खोखा के कितने दांत मदन तोड़ा था, तो 2 दांत तोड़ा था, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जार शाही
जारशाही डैश में थी, यानी जारशाही कहां थी आपको बताना है। तो जारशाही बाबू कहां थी, तो आप लोग याद रखिएगा जो जारशाही था ना वो रूस में था। रूस को बोला जाता है सोवियत रूस, ठीक है ना। रूस देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, और यहीं पे बाबू जारशाही था। इसे आप लोग याद रखना, जारशाही यानी वहां के राजा को जार बोला जाता था, यानी वहां के जो राजा होते थे ना उन्हें जार बोला जाता है। तो जारशाही कहां पे थी, तो आप लोग याद रखिएगा रूस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज का संबंध है, यानी जो बिरजू महाराज हैं इनका संबंध किससे है आपको बताना है। तो बिरजू महाराज का बाबू संबंध किससे है, बिरजू महाराज क्या करते थे, तो बिरजू महाराज आपको याद रखना है डांस करते थे, नृत्य करते थे। और कौन सा नृत्य करते थे, तो ये कथक नृत्य करते थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। और बिरजू महाराज का जन्म कहां पे हुआ था, किस घराने में हुआ था, लखनऊ घराने में हुआ था। और ये किस पीढ़ी के कलाकार थे, तो ये 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है। तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा ये बाबू कौन लिखे हैं, तो गुरु नानक जी लिखे हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी लिखी जाती है, यानी जो हिंदी है वो किस लिपि में लिखी जाती है आपको बताना है। तो हिंदी बाबू हम लोग किस लिपि में लिखते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा देवनागरी लिपि में। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, एक एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है मोटर कार को खतरा हो सकता है तो डैश से। अब आपको बताना है मोटर कार को किससे खतरा था, तो खोखा से था, क्योंकि खोखा जो था वो किसी भी चीज को तोड़ फोड़ देता था, ठीक है। तो मोटर कार को खतरा हो सकता है तो किससे, तो खोखा से हो सकता है। खोखा कौन है, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा भाई खोखा कौन है, तो ये सेन साहब का लड़का है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म डैश ईस्वी में हुआ, यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ आपसे पूछा जा रहा है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म आप लोग याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 में हुआ, मध्य प्रदेश के महू नामक ग्राम में, आप लोग याद रखिएगा। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1891, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किसकी रचना है। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किसकी रचना है। तो बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म बाबू किसने लिखा है, तो आप लोग याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर, क्योंकि भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत कौन थे, तो भगवान बुद्ध थे, कबीरदास थे, ज्योतिबा फुले थे। ये 3 आदमी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत थे। तो उसी में से भगवान बुद्ध थे, तो उनके उन्हीं पे लिखा गया है बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म। एक किताब भीमराव अंबेडकर ने और लिखा है बुद्ध एंड हिज धम्मा। तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है किनकी रचनाओं के संग्रह गुरु ग्रंथ साहब के नाम से प्रसिद्ध है। किनकी रचनाओं को बाबू संग्रहित करके गुरु ग्रंथ साहब बनाया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा गुरु नानक। गुरु नानक की रचनाओं को संग्रहित करके इकट्ठा करके गुरु ग्रंथ साहब बनाया गया है। अब किसने इकट्ठा किया, तो सिखों के जो 5वें गुरु हैं अर्जुन देव, वही बाबू किए थे, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मैक्स मूलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत पढ़ना शुरू किया, यानी कितने साल के थे तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत का पढ़ाई शुरू किए, तो 18 साल के, आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा किस देश में, तो भाई हिरोशिमा किस देश में, तो हिरोशिमा जापान में है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए बहादुर का बाप कहां मारा गया था, यानी जो बहादुर था लेखक का नौकर, उसके पिताजी कहां मारे गए थे, तो बहादुर के पिताजी जो थे वो युद्ध में मारे गए थे, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। अब यहां पे आपको बताना है कि किस व्यक्ति को हम लोग बाबा साहेब के नाम से पुकारते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को हम लोग बाबा साहेब के नाम से पुकारते हैं, इसे आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है, तो रसखान बाबू प्रेम ऐनी किसे बोलते हैं, तो रसखान प्रेम ऐनी बोलते हैं राधा जी को। और चितचोर किसे बोलते हैं, यानी मन को चुराने वाले किसे बोलते हैं, तो भगवान कृष्ण को, इसे आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि अमराई का कुआं कहां स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि भाई अमराई का कुआं कहां है। तो अमराई का कुआं बाबू रास्ते में पड़ता था, जब मंगमा दही बेचने जाती थी तो रास्ते में पड़ता था अमराई का कुआं। अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन से उच्च स्तर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए, यानी जो भीमराव अंबेडकर हैं ये किसके प्रोत्साहन पे न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए पढ़ने के लिए, तो आप लोग याद रखिएगा बड़ोदरा नरेश।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। बड़ोदरा नरेश के प्रोत्साहन पे ये न्यूयॉर्क गए पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी कौन थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला के बाबू मीर मुंशी कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा घानानंद। जो घानानंद थे ना, ये मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। और घानानंद को बाबू किसने मार दिया? तो नादिर शाह के सैनिकों ने मार दिया। इसे आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि गुरु नानक ने किसकी यात्रा की, यानी जो गुरु नानक जी हैं बाबू ये किसकी यात्रा किए थे? तो मक्का मदीना के ये यात्रा किए थे। आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा कि गुरु नानक ने किसकी यात्रा की? तो मक्का और मदीना की। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मदन को अपने हाथों में किसे ने उठा लिया? तो मदन को अपने हाथों में बाबू कौन उठा लिया था? तो उसके पिताजी उठा लिए थे। उनके पिताजी कौन थे? मदन के पिताजी गिरधर लाल जो थे वो मदन को हाथों में उठा लेते हैं। कब उठा लेते हैं? तो जब मदन कासू का 2 दांत तोड़ के आता है तो उस दिन मदन के जो पिताजी हैं गिरधर लाल वो पीटते नहीं हैं, बल्कि खुशी में उसे अपने गोद में उठा लेते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन है? तो भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति बाबू कौन है? तो भीमराव अंबेडकर के बाबू प्रेरक व्यक्ति भगवान बुद्ध रहे हैं, कबीर दास रहे हैं और ज्योतिबा फूले रही हैं। आप लोग याद रखिएगा, डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, नादिर शाह के सैनिकों ने घानानंद को कब मारे? तो नादिर शाह के जो सैनिक हैं वो घानानंद को बाबू कब मारते हैं? तो 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में मार देते हैं। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? तो खोखा खोखी ये एक बंगाली शब्द है और खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? बच्चा बच्ची। और खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो ये बंगाली भाषा है। बंगाली में खोखा खोखी यानी बच्चा बच्ची को खोखा खोखी बोला जाता है। गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? तो गुरु नानक जी के पिताजी का नाम था कालूचंद खत्री। नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक जी के पिताजी का नाम क्या था? कालूचंद खत्री। आपको नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। जो भीमराव अंबेडकर हैं ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। आप लोग याद रखिए। विराग होने पे कवि घानानंद कहां गए? तो विराग होने पे यानी जब इनको राज दरबार से निकाला गया तो ये बाबू वहां दिल्ली से कहां चले आए? तो वृंदावन चले आए। आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया है? यानी जो सेन साहब की पुत्रियां थी वो अगर उनको हंसी खुशी रहना है, उनको स्वस्थ रहना है, तो उनको क्या सिखाया गया है? तो आपको याद रखना है खेलना। ठीक है ना, पुत्रियों को स्वस्थ रहने के लिए खेलना सिखाया गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? यानी गुरु नानक ने किस धर्म का स्थापना किया? तो गुरु नानक जी जो हैं वो सिख धर्म का स्थापना किए थे। इसे आप लोग याद रखिएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? यह भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए कि जो कासू है वो मदन के साथ बाबू किस खेल में शरीक होना चाहता था? लट्टू के खेल में। लेकिन जो मदन है वो बोलता है लट्टू के खेल में हम तुम्हें खेलने नहीं देंगे। इसी पे झगड़ा होता है और लड़ाई हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मदन जो है वो किसका बेटा था? तो मदन बाबू किसका बेटा था? गिरधर लाल का। नाम आपको याद रखना है, गिरधर का। गिरधर लाल या गिरधर देता है। और कासू किसका बेटा है? तो वो सेन साहब का बेटा है। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, घानानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहे हैं? तो घानानंद बाबू किस मार्ग यानी किस रास्ता को अत्यंत सीधा वो सरल बोले हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, प्रेम मार्ग। प्रेम मार्ग जो है ना वो एकदम सीधा है और सरल है। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम यानी किस गांव में हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म लाहौर के किस गांव में हुआ था? तो लाहौर के तलबंडी गांव में हुआ था। और जिस स्थान पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ था उस स्थान को क्या कहा जाता है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? तो भाई सेन साहब की गाड़ी हाथ से कौन छू रहा था? मदन छू रहा था। और देख लेता है ड्राइवर कि मदन जो है सेन साहब की गाड़ी छू रहा है तो उसको धक्का देता है। धक्का देता है तो ये गिरता है और इसका जो घुटना है वो फूट जाता है और वहां से खून निकलता है। तो सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था?
तो सेन साहब की गाड़ी छू रहा था मदन, इसे आप लोग याद रखिएगा। और मदन को धक्का किसने दिया, तो ड्राइवर ने दिया था, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हु आर शूद्राज, यानी शूद्र कौन है, किसकी रचना है। ये जो किताब है कि शूद्र कौन है, हु आर शूद्राज, किसने लिखा है, तो भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, इसे आप लोग याद रखिए। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, यानी जो गिरधर लाल थे वो सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करते थे, तो गिरधर लाल जो थे वो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करते थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। किरानी यानी हिसाब किताब पैसा का रखते थे। इन मुसलमानन हरिजन पै कोटि हिंदू वारिये, यह किस कवि का कथन है, तो इन मुसलमानन हरिजन पै कोटि हिंदू वारिये, ये कौन बोले थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र बोले थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो 20 के दांत जो कहानी है बाबू ये कहां से लिया गया है, तो 20 के दांत जो कहानी है वो लिया गया है 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये कहां पे है, तो नालंदा विश्वविद्यालय बाबू बिहार के नालंदा जिला में है, इसे आपको याद रखना है। जाति पाति तोड़क मंडल कहां होना था, तो जाति पाति तोड़क मंडल बाबू कहां पे होना था, तो जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर में होने वाला था। और कब होने वाला था, 1936 में, लेकिन किसी कारणवश ये नहीं हुआ, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने किया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने किया था, तो मैक्स मूलर ने किया था। और कहां पे किया था, तो महारानी विक्टोरिया के सामने। महारानी विक्टोरिया इससे खुश होती हैं और मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि देती हैं, लेकिन मैक्स मूलर बोलते हैं कि हमें नाइट का उपाधि नहीं चाहिए, क्योंकि मैक्स मूलर को लगता है कि नाइट का जो उपाधि एकदम छोटा है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। कितने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे, तो भाई कितने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे, तो 172 दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे। कहां से मिले थे, तो आप लोगों को याद रखना है बनारस के पास से मिले थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए अंबेडकर का हिंदी के कितने खंड में प्रकाशित हो चुकी है, तो आपको बताना है अंबेडकर का हिंदी में कितने खंड प्रकाशित हो चुके हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 21 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी, तो सेन साहब की बाबू जो पांचों लड़कियां थी ये कैसी थी, तो ये सुशील थी। सुशील का मतलब होता है समझदार, सुशील थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, तो संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा रसखान। जो रसखान थे ना ये भगवान कृष्ण के भक्त थे, वही बोल रहे हैं संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, तो रसखान थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आता है, आप लोग याद रखिएगा। प्लेटो और कांट थे, आपसे पूछा जा रहा है भाई प्लेटो और कांट क्या थे, तो प्लेटो और कांट जो थे ये महान दार्शनिक थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है, तो बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज बाबू क्या है, तो जो समानता पे आधारित हो, जिसमें सभी लोगों को समानता का अधिकार हो, जिसमें बंधुत्व हो, भाईचारा हो, जिसमें सभी लोगों को स्वतंत्रता मिले, यानी इनमें से सभी कथन सही है। यानी बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो जिसमें समानता हो, जिसमें बंधुत्व हो, जिसमें स्वतंत्रता हो। अगला क्वेश्चन देखिए मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था, भाई मदन क्या खाता था हमेशा, तो मदन हमेशा मार खाता था। किससे, किसके हाथों से पीटता था, तो अपने पिता गिरधर लाल के हाथों से पीटता था। सुजान रसखान किसकी रचना है, तो देखिए यहाँ पे रसखान लास्ट में है, तो ये रसखान लिखे हैं। और सुजान सागर किसने लिखा है, तो घानानंद ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भारत में सर्वाधिक आबादी कहां बसती है, तो भारत जो है ना ये गांव का देश है। ठीक है ना, तो गांव में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, शहर एगो है तो गांव 100 है, आप लोग याद रखिएगा गांव में बसती है। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है, तो जाति प्रथा का बाबू सबसे बड़ा दोष क्या है, तो लिंग का निर्धारण करना। इसमें क्या होता है जाति प्रथा में कि मां के पेट में ही लिंग निर्धारित कर दिया जाता है कि आगे चल के जो लड़का होने वाला होगा वो ये काम करेगा। ठीक है ना, पेशा निर्धारित कर, सॉरी पेशा निर्धारित, सॉरी ये गलती हो गया। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है, तो पेशे का निर्धारित करना, यानी मां के पेट में ही उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि अगर बढ़ई का घर का लड़का होगा तो बढ़ई बनेगा, लोहार का घर का लड़का होगा लोहार बनेगा। ठीक है ना, उसके पेट में ही निर्धारित कर दिया जाता है। नाखून का बढ़ना मनुष्य के किस वृत्ति का परिमाण है, तो यहाँ पे नाखून का बढ़ना किस वृत्ति का परिमाण है, तो ये पाशविक वृत्ति यानी पशुता की ये निशानी है, आप लोग याद रखिएगा।
प्रेम वाटिका किसने लिखा है? तो प्रेम वाटिका लिखे हैं रसखान, आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, मराठी, नेपाली, नेवरी भाषा डैश लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी, नेपाली, नेवरी ये सभी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषा है, तो तमिल, मलयालम, तेलुगु ये सब कहाँ का है? तो साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का मूवी आप लोग देखते हैं ना, दक्षिण भारत का आप लोग मूवी देखते हैं, दक्षिण भारत यानी साउथ इंडियन, उसको डब करके हिंदी में दिया जाता है, ठीक है ना। तो तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषा ये कहाँ का है? साउथ इंडियन का है। यहाँ पे हम आपको 100 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, और इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो ये सभी प्रश्न आपको याद होना चाहिए, ठीक है, आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय।